जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी स्वाति के अंतर्गत पद्य भाग में स्थित जीवन दर्शन देखो मालिन मुझे न तोड़ो कविता का भावार्थ समझेंगे। इसी के अंतर्गत एक और कविता है बड़ सिवाई, उसका भी भावार्थ हम बाद में समझेंगे। देखो मालिन मुझे न तोड़ो, इस कविता के कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन हैं। सुमन जी छायावाद के अंतिम चरण में काव्य क्षेत्र में आए। आरंभ में यह प्रेम गीत लिखते थे, किंतु प्रकृति के विशाल क्षेत्र से उठती हुई मानवता की कराहट सुनकर राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया। इनका जन्म सन 1915 में हुआ। विभिन्न उच्च पदों पर कार्य करके भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री उपाधि से सम्मानित भी किए गए। इनके काव्य में साम्यवाद, पूंजीवाद का विरोध, सत्य एवं अहिंसा का पक्ष, साथ ही जीवन दर्शन का भाव भी दर्शनीय है। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है। इनके व्यक्तित्व की झलक इनकी शैली पर स्पष्ट दिखाई दी। सुमन जी ने कविता मुक्त छंद में लिखी है। सुमन जी छायावाद युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। बच्चों हम समझेंगे देखो मालिन मुझे न तोड़ो कविता का सारांश। प्रस्तुत कविता मनुष्य को एक पुष्प के समान माना है। जिस प्रकार पुष्प खिलकर अपने रूप और सुगंध के माध्यम से प्रेम बांटता है, और उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में प्रेम एवं सद्भाव की सुगंध समाज में बिखेरना चाहिए। फूल के समान जीवन भी क्षणभंगुर है, दोनों ही बिखर कर मिट्टी में मिल जाएंगे। जीवन में यदि प्रसन्नता है तो दुख भी आता है, किंतु हमें विषम परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। कवि का स्वर आशावादी है, इसीलिए वे कहते हैं कि जीवन फूल के समान सुंदर एवं सुगंधित है। जिस प्रकार खिलकर दूसरों को फूल सुगंध सौंदर्य की अनुभूति कराता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपनी बातों से चारों ओर आनंद बिखेरते हुए संसार से विदा होना चाहिए, तभी उसके जीवन की सार्थकता है। बच्चों अब हम कविता की व्याख्या समझेंगे। सर्वप्रथम संकेत। हम तुम बहुत पुराने साथी, जगती के मधुबन में, दोनों तन मन से कोमल है, फूल रहे गृह वन में, हम उपवन का तुम जन मन का, मधु कण कण कर जोड़ो, देखो मालिन मुझे न तोड़ो। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित देखो मालिन मुझे न तोड़ो शीर्षक से ली गई है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पुष्प से यह कहलवा रहा है कि हे मालिन मुझे इस प्रकार फूल की डगाल से न तोड़। कठिन शब्दार्थ है। जगती अर्थात संसार, मधु अर्थात रस। अब हम व्याख्या पढ़ेंगे। पुष्प मालिन से कह रहा है कि मैं और तुम इस संसार में जगती के पुराने साथी हैं, तुम मुझे इस प्रकार असमय मत तोड़ो। कहने का तात्पर्य है कि हम दोनों इस संसार सुंदर और प्रेम का विस्तार करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम और तुम दोनों इस संसार में सुंदरता और प्रेम का विस्तार करते हैं। इस संसार रूपी उपवन में परोपकार में हम रत हैं। साथ ही मालिन तुम और मैं दोनों शरीर से भी कोमल हैं और अपने अपने घर अर्थात तुम घर में और मैं उपवन में प्रेम और सौंदर्य का रस पिला रहे हैं। कवि कहते हैं कि पुष्प उपवन से मधु एकत्रित करता है और कवि अपनी वाणी से जन जन तक चेतना और प्रेम को फैलाता है। इसीलिए पुष्प पुनः मालिन से अनुनय विनय कर रहा है कि तुम असमय ही मुझे वृक्ष की डगाल से मत तोड़ो। तो बच्चों ये था इन पदों का व्याख्या। काव्य सौंदर्य। भाषा में सरलता एवं प्रवाह है। अलंकारों में मानवीयकरण अलंकार, पुष्प का मानवीयकरण किया गया है। शैली सरल एवं स्वाभाविक है। बच्चों दूसरे वाले पद का अर्थ समझेंगे। संकेत इस प्रकार है। हम तुम दोनों में यौवन है, दोनों में आकर्षण है,
दोनों कल मुरझा जाएंगे। कर श्रवण मधुवर्षण, आओ क्षण भर हंस कर मिलने, कल की कल पर छोड़ो, देखो मालिन मुझे न तोड़ो। प्रस्तुत पंक्तियाँ देखो मालिन मुझे न तोड़ो, ये संदर्भ है जो पूर्वानुसारी होगा किंतु प्रसंग परिवर्तित है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि संसार में और पुष्प में दोनों में जीवन है और इन दोनों को जीवन जीने का पूरा हक है। अब हम कठिन शब्दार्थ समझेंगे। यौवन अर्थात युवावस्था या जवानी। आकर्षण का मतलब है खिंचाव। मधुवर्षण का मतलब है शहद। अब हम व्याख्या समझेंगे। कवि कहते हैं कि जीवन और पुष्प दोनों में यौवन है और दोनों में युवावस्था का आकर्षण भी है, लेकिन यह अवस्था हमेशा नहीं रहती। प्रकृति की हर वस्तु या हर जीव पैदा होता है तो उसकी मृत्यु भी आती है। इसी प्रकार फूल और जीवन ये भी दोनों नष्ट होने वालों में से हैं, लेकिन यह अवस्था हमेशा नहीं रहेगी। इसीलिए एक दिन प्रेम और मधु का दान करके मुरझा जाते हैं, अर्थात मृत्यु होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। इसीलिए कवि पुष्प के माध्यम से कहना चाहता है कि क्षण भर के जीवन में ऐसी खुशी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर लो, वर्तमान में जी लो। कल किसने देखा, कल की कल देखी जाएगी। कवि वर्तमान में जीने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं मालूम है और अतीत को याद करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए। इसीलिए कवि वर्तमान में जीने की बात कर रहा है। ये तो थी दूसरे पद की व्याख्या। बच्चों, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जीवन और पुष्प का मानवीकरण किया गया है, इसीलिए इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्तमान में जीने को ही श्रेष्ठ माना है। जब जग मुझे तोड़ने आता, मैं हंस हंस रो देता, जब तुम मुझ पर हाथ उठाती, मैं सुधि बुद्धि खो देता। हृदय तुम्हारा सा ही मेरा, इसको यूं न मरोड़ो, देखो मालिन मुझे न तोड़ो। यह है तीसरे पद का संकेत। संदर्भ पूर्वानुसारी होगा किंतु प्रसंग परिवर्तित है। इन पंक्तियों में फूल अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहता है कि जब उसे कोई असमय तोड़ने आता है तो वह अपनी सुध बुद्ध खो देता है। प्रस्तुत पद में कुछ कठिन शब्द हैं। सुध बुद्ध का अर्थ है होशो हवास। अब हम व्याख्या समझेंगे। फूल अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहता है कि जब कोई मुझे डाली से तोड़ने के लिए आता है तो मैं हंसते हंसते भी रो देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी जीना है, मुझ में अभी जीवन है, मेरा जीवन नष्ट नहीं हुआ है और मैं असमय नष्ट होना भी नहीं चाहता। और मालिन, जब तुम मुझे तोड़ने के लिए आती हो तो अपने होशोहवास खो बैठता। मनुष्य जीवन की तरह भी पुष्प भी कोमल है, उसका भी हृदय है। वह अर्थात पुष्प कामना करता है कि उसे इस तरह तोड़ मरोड़ कर नष्ट न किया जाए, उसे जीवन जीने दिया जाए, अपनी जीवन की खुशबू, अपने जीवन का सौंदर्य उसे जग में फैलाने दिया जाए, लोग उसे देखकर खुश हो, यही आकांक्षा उसके मन में है। इसीलिए वह अपने आप को नष्ट होने के लिए या तोड़ने के लिए मना करता है। तो ये थी व्याख्या। बच्चों, काव्य सौंदर्य भाषा सहज, सरल एवं लयता युक्त है। अलंकारों में मानवीकरण अलंकार है। हंस हंस में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा दिखाई देती है। जीवन दर्शन के अंतर्गत जो दूसरी कविता दी है बड़ सिपाही, जिसके कवि श्री विष्णुकांत शास्त्री जी हैं। बड़ सिपाही कविता में कवि व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए। श्री विष्णुकांत जी का जन्म 1929 को कोलकाता में हुआ। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर भी नियुक्त हुए। शास्त्री जी ने अनेक पुस्तकें लिखकर साहित्य की सेवा की। महात्मा गांधी का समाज दर्शन पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। जीवन पथ पर चलते चलते उनका काव्य संग्रह है। शास्त्री जी की कविताओं में संवेदनशीलता, भावना प्रधान अभिव्यक्ति, भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था है। उनका राष्ट्र प्रेम व्यापक एवं उदार है। भाषा ओजस्वी एवं
वीर रस तथा शांत रस से ओतप्रोत है। रस एवं अलंकारों का समावेश इनकी कविताओं में है। बच्चों, अब हम कविता का सारांश समझें। इस कविता के माध्यम से कवि नवयुगों को विजय पथ पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। इस कविता के मूल भाव है कि विजय उसे ही प्राप्त होती है जो आत्म बल के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, और जो हताश होकर, निराश होकर बीच में ही अपने काम को रोक देता है, विजय उसे प्राप्त नहीं होती। तो कवि का तात्पर्य है कि नवयुवकों को सदैव विजय अगर प्राप्त करनी है तो आत्मबल के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ एवं साहस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब है संकेत। संकेत के अंतर्गत विजय पथ पर बढ़ सिपाही, विजय है तेरी सुनिश्चित, लौटती है विजय चरणों पर उन्हीं के है जो बढ़े, तुच्छ कर सब आपदाएं धर्म पथ पर जो अड़े हैं, विश्व झुकता है उन्हीं के सामने जो झुकाते हैं, बदल कर बिगड़ी परिस्थिति हो अभय जय गीत गाते, बढ़ संभल कर बन उन्हीं सा प्राप्त कर तू फल अभिषिक्त, विजय है तेरी सुनिश्चित। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां बढ़ सिपाही कविता से ली गई है, जिसके रचयिता श्री विष्णुकांत शास्त्री जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि युवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रगति पथ पर विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, विजय निश्चय ही प्राप्त होगी। अच्छा, हम व्याख्या समझेंगे। कवि नवयुवकों को सिपाही कहते हुए संबोधित करता है कि अपने विजय पथ पर आगे बढ़ता जा, तुझे अवश्य जीत प्राप्त होगी। जो निडरता के साथ मार्ग की बाधाओं को हटाते हुए धर्म पथ पर डटे रहते हैं, विजय उन्हीं को प्राप्त होती है और विजय उन्हीं के चरणों में लौटती है। अर्थात वीर पुरुषों को ही विजय प्राप्त होती है। जिसमें झुकाने की शक्ति होती है उसी के समक्ष झुकता है। वीर सिपाही हर विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है। इसीलिए अगर हमें अपनी इच्छा के अनुसार फल प्राप्त करना है तो वीर की तरह आगे बढ़ना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मनचाही जीत हासिल नहीं होगी। इसीलिए मनचाहा अगर चाहते हो तो वीरता के साथ, साहस के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो। काव्य सौंदर्य: प्रस्तुत पद में वीर रस से युक्त है, अनुप्रास अलंकार है और नवयुवकों को जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा कवि ने दी है। दे रहे आह्वान तुझको, मत होकर मेघ काले, उठ रही झंझा प्रबलतम, जोर इनका आजमा ले, शपथ तुझको हटाया एक पग भी जो आज पीछे, प्राण में भर अटल साहस, खेल ले इनको खिला ले, नाश की पट भूमिका पर सृष्टिका कर चित्र अंकित, विजय तेरी है सुनिश्चित। संदर्भ पूर्वानुसारी होगा किंतु प्रसंग परिवर्तित है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो चुनौतियों से भरे हुए बादल तेरे समक्ष छाए हुए हैं, उनको तू अपनी वीरता के साथ, अपने साहस के साथ अपने मार्ग से हटा ले। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां अवश्य आती, लेकिन परीक्षा में सफल वही होता है जो उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। अब हम व्याख्या समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में नवयुवकों को चुनौती देते हुए कहते हैं कि आकाश में छाए बादल, आंधी तूफान तुझे चुनौती दे रहे हैं, तो इस चुनौती को स्वीकार कर ले, अपने बल की परीक्षा कर ले। अर्थात तुझ में कितना बल है कि तू आने वाले विपरीत परिस्थितियों का सामना साहस के साथ कर सकता है। जो अपने पद पर आगे बढ़कर पीछे लौटने की सोचते हैं, उन्हें कवि कहते हैं कभी भी पैर पीछे ना कर। एक बार हमने अपने आप को विजय पथ पर आगे बढ़ा लिया है तो पीछे लौटना कायरता है। इसीलिए पीछे पैर न कर, सदैव आगे ही बढ़ते रहो। खुद तो साहसी बनो ही, अपने साथ वालों को भी साहस का सामना करने की सीख, उन्हें भी साहसी बनाओ। अपने साथियों को कहो कि मार्ग की बाधाएं तभी तक हैं जब तक कि हम उनसे डरते हैं। जब हम उनसे डरना छोड़ देते हैं, हम उनका वीरता के साथ सामना करने लगते हैं, तब वे बाधाएं नहीं रहती। इसीलिए विनाश की परवाह मत कर। विनाश होगा तब तो कुछ नया बनेगा। जिस प्रकार जर्जर इमारत जो कि किसी भी क्षण गिरकर हमारी जान ले सकती है, तो ऐसे में हम उसे गिराना ही आवश्यक समझते हैं, क्योंकि जब वह गिरेगी तब तो वो कुछ नया वहाँ पर बनेगा।
तो विनाश की परवाह न करके निर्माण का मार्ग अपनाओ, कुछ नया करो। क्यों नाश के बाद ही नव निर्माण होता है, इसीलिए उस नव निर्माण के लिए तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि जीत मेरी सुनिश्चित होगी, क्योंकि मैंने अपना 100% लगाया है। और जहाँ हम अपनी वीरता का, अपनी साहस का 100% लगाते हैं, वहाँ हमें निश्चय ही जीत हासिल। तो बच्चों, ये था भावार्थ। अब हम काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। काव्य सौंदर्य के अंदर वीर रस, भाषा सहज और सरल। बच्चों, हम तीसरे पद की व्याख्या पढ़ेंगे। सर्वप्रथम संकेत, छोड़ देंगे मार्ग तेरा, विघ्न बाधाएं सहम कर, काल अभिनंदन करेगा, आज तेरा समय सादर, गगन गाएगा गरज कर, गर्व से तेरी कहानी, वक्ष पर पद चिन्ह लेगी, धन्य हो धरती पुरानी, कर रहा तू गौरवज्वल, त्याग में इतिहास निर्मित, विजय तेरी है सुनिश्चित। बच्चों, ये तो संकेत संदर्भ पूर्वानुसारी होगा। अब है प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि युवकों को संबोधित करते हुए कहता है कि विघ्न बाधाएं सहन करते हुए आगे बढ़ने वालों का ही समय स्वागत कर, और जो बाधाओं से घबराकर बीच में ही कार्य छोड़कर हार मान बैठते हैं, उनका इतिहास में कभी भी स्मरण नहीं होता। व्याख्या, कवि नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर तू बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ेगा तो बाधाएं भी तेरा मार्ग छोड़ देंगी, और वक्त तेरे साहस को देखकर तेरा स्वागत करेगा। कहने का तात्पर्य है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अगर तुम आगे बढ़ोगे, बाधाओं का सामना करोगे, तो निश्चय ही बाधाएं भी तुम्हारा मार्ग छोड़ देंगी, और वक्त तेरे साहस को देखकर तेरा स्वागत करेगा। अर्थात इतिहास में तेरा विजय प्राप्ति का जो लक्ष्य है, जो संघर्ष है, उसे याद रखा जाएगा। आकाश गर्व से तुम्हारे गुणों का गुणगान करेगा, धरती तेरे पद चिन्हों को अपने ऊपर अंकित कर लेगी। अर्थात इतिहास में लिखा जाएगा कि किस प्रकार इस युवक ने विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी साहस के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ संघर्ष किया और आगे बढ़ा। तो धरती भी ऐसे महापुरुषों के पद चिन्ह अपनी वक्ष स्थल पर अंकित करके आगे आने वाली पीढ़ी को दिखाती है। तू अपने साहस एवं त्याग से गौरवपूर्ण इतिहास रचेगा। इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, क्योंकि तुमने कार्य ही ऐसा किया है। इसीलिए कवि चाहते हैं कि जो साहस तुम में है, उस साहस की कहानी इतिहास में आगे भी दोहराई जाएगी, और तेरे भाग्य में वह इतिहास की कहानी लिखी जाएगी। बच्चों, ये थी तीसरे पद की व्याख्या। अब हम काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत वीर रस की सुंदर अभिव्यक्ति है, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, वीर पुरुषों के सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया गया है। तो बच्चों, ये था जीवन दर्शन के अंतर्गत देखो मालिन मुझे न तोड़ो और बड़ सिपाही दोनों कविताओं की व्याख्या। आशा है इस व्याख्या के माध्यम से आप प्रश्नोत्तर आसानी से समझ जाएंगे, अर्थ भी आपके समझ में आएगा, और ये भी आशा करती हूँ कि बड़ सिपाही कविता में जो जोशपूर्ण, जो वीर रस से भरी हुई कविता है, उसे हम अपने जीवन में उतारने का सुंदर प्रयास करेंगे, ताकि हमारी भी गिनती वीर पुरुषों में हो, हमारा भी नाम इतिहास में अंकित हो। जय हिंद।